एंड आपको लगता है कि अगले 20, 25, 30 साल तक तो ये प्रोडक्ट सेल होने वाला है, तो देन यू नीड नॉट राइट इट ऑफ इफ दैट इज द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट। क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या होता है हमारी टाइप की कंपनी में, उसकी प्रोडक्ट की आईपी वैल्यू बनती है बाद में, प्रोडक्ट की आईपी वैल्यू बनती है। समझो मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, उसमें से एक प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है, राइट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू उसके ऊपर बनती है ना, आईपी वैल्यू, जितने इन्वेस्टमेंट मैंने प्रोडक्ट पे डाला है या कैसे बनती है आइडिया नहीं मुझे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि खाली वो अमोर्टाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एसेट है हमारे, प्रोडक्ट ही हमारे एसेट है। करेक्ट। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, आप उसको डेप्रिशिएट करते हैं ना, लेकिन वो सेल के लिए नहीं है ना। डाटा एंड मशीनरी हमारा प्रोडक्ट जो हमने बनाया ना, वो सेल के लिए बना रहे हैं ना हम लोग। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट इन्होंने परचेस किया, तो इनके लिए उसकी वैलिडिटी है, 2 साल 4 साल 1 साल जो भी, इसके लिए वो उसको अमोर्टाइज करेंगे 2 साल में। लेकिन वो प्रोडक्ट मेरा जो है वो मेरे एसेट है। एब्सोल्युटली। तो अभी आपको उसमें ये देखना होगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में इन्हांसमेंट होती है ना। करेक्ट, समझ गया मैं। सो दैट मीन्स आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। आपका ये कहना है कि आपने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और 2 साल के बाद 4 साल के बाद आप उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसको राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो यू कैन, आप ऐसा कर सकते हैं। और उसमें और एक क्वेश्चन की आपको राइट ऑफ करना कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का हम जो विंडोज यूज करते हैं या ऑफिस यूज करते हैं, राइट, तो उसका एक वर्जन रहता है। समझा लेटेस्ट वर्जन है 2016, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 बनाने के लिए 2 CR की इन्वेस्टमेंट की है, तो ये प्रोडक्ट की 2 CR वैल्यू हो गई। राइट। लेकिन जब वो बेस प्रोडक्ट में वो इन्हांसमेंट करते हैं, तो उसमें भी वापस वो आईपी यूज होता है, मतलब पर्सन सैलरी गिलरी वो सब चीज यूज होती है। जैसे कि तो उनके बुक्स में उस एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, वो भी वो कैपिटलाइज होगी, वो भी कैपिटलाइज हो जाएगी। तो आपने इनिशियली 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और बाद में उसको आपने और उसको वैल्यू बढ़ा दी, 50 लाख और खर्चा हो गया, तो आपकी बुक्स में पहले आप उसको 2 करोड़ का दिखा रहे थे, अब आप उसको 2.5 करोड़ का दिखाएंगे। You will show it 2.5 crore. So whatever addition that you do to an asset, वो आप उसमें ऐड करके जो भी आप एसेट भी ऐड करें। ओके, मेरा क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन फॉर द बेनिफिट। लास्ट 3 ईयर से जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर जैसे हम कर रहे हैं, तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं ये बैलेंस शीट में? यानी उसका जो हमारे एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हैं, करेक्ट, और अगर बैलेंस शीट में अगर नॉर्मल एक्सपेंडिचर दिया है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे सकते हैं वापस? यू विल हैव टू चेक करना पड़ेगा आपको कि किस खर्चे की आप बात कर रहे हो और क्यों आपको कैपिटलाइज करना है। एक सेकंड, अब देखो कोई रेवेन्यू का खर्चा है तो वो रेवेन्यू का ही रहेगा, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक, गलती से सम एक्सपेंस, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग के लिए आपने सीमेंट परचेज किया, सीमेंट का कॉस्ट गलती से आपके मटेरियल कॉस्ट में चला गया, गलती से 18-19 में, 19-20 करंट ईयर में आपको मालूम पड़ा कि भाई ये सीमेंट तो हमने बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदा था, ये हमने मटेरियल कॉस्ट में ले लिया, वो गलत है। तो वो मिस्टेक आप करंट ईयर में करेक्ट कर सकते हो। तो लेकिन उसके लिए आपको बुक्स में डिस्क्लोजर देना होगा, आपको बताना होगा कि लास्ट ईयर में 50 लाख का सीमेंट जो हमने बिल्डिंग के लिए खरीदा था, गलती से रॉ मटेरियल कॉस्ट में चला गया, वो मिस्टेक ये साल में हमने करेक्ट कर दी है। इसलिए लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो 50 लाख से बढ़ गया, और ये साल का जो ये बढ़ गया, और ये साल जो एसेट की वैल्यू है वो 50 लाख से बढ़ गई। ठीक है, सो दिस ये ऐसा कर सकते हैं। हमारे केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा सीए है, हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मल जैसे हम ट्रीट करते हैं एक्सपेंडिचर्स में, वैसे ट्रीट कर रहे हैं, बट वो हम एक्सपेंस कर रहे हैं हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं? ये डिस्क्लोजर देके? हाँ, डिस्क्लोजर देके। वहाँ पे और एक चीज आता है कि वो बोल रहे हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ज्यादा दिख रहा है, तो वहाँ पे वो लॉस नहीं दिखना चाहिए। अगर लॉस है तो दिखना चाहिए। अगर लॉस कैसे हो जाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। हाँ, तो उसमें इम्प्रूव क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सिट टुगेदर एंड हर एक चीज को एनालाइज करके देखना, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गो इनटू डेप्थ ऑफ अ ट्रांजैक्शन, वो थोड़ा सा
कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग भी सिट टुगेदर एंड बाद में चर्चा करके कर सकते सर हैं। पहले पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं। या आई ज्यादा जस्ट हो रहे हैं। ओके बाद में उनको सब टाइम दीजिए आप। ओके सो क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट उसी पे। हाँ ओके जस्ट एक छोटा कंफ्यूजन है कि मैन्युफैक्चरिंग इसमें आपने मटेरियल कॉस्ट लिया है, ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में वेजेस आएंगे, दैट हाँ। इलेक्ट्रिसिटी वेजेस सारा कुछ आएगा, फिर नीचे जो SG&A एडमिन उसमें क्या आएगा? देखो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं आपके, हाँ, वो लेबर का रहने दो, हाँ, फैक्ट्री के पावर का रहने दो, सो जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी खर्चे किए दैट विल बी पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके अलावा जो बाकी सारे खर्चे हैं आपके, सैलरी ऑफ द सेल्स पीपल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की सैलरी है, अकाउंट की सैलरी है, कॉर्पोरेट ऑफिस की सैलरी है और कॉर्पोरेट ऑफिस के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे विल बी पार्ट ऑफ द SG&A, विल बी पार्ट ऑफ द SG&A। Supplies payment किसमें है? Supplies payment. Yeah, see, good point. Now, suppliers payment, please pay attention. Suppliers payment you are making for what? Supplier payment you are making for purchasing the goods. So what will come in the books is material as a cost. So जो आप supplier को जो payment कर रहे हो, वो you are doing for the material cost. And in terms of labor charges. Labor charges is part of the